हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का क्लास 6 का लेसन नंबर 7 करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट लेसन है ये क्लास 6 का। इसके बाद सिर्फ एक लेसन बचा है और हम क्लास 6 को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी मैं 6 लेसन्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें पहला हमारा भारत के डिस्क्रिप्शन के बारे में था, लॉन्गिट्यूड मतलब पृथ्वी के बारे में था, पृथ्वी में सौरमंडल। देन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा, मैप्स के बारे में पढ़ा, लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ते हैं आवर कंट्री एंड ऑल यू नो वेल, हमारा देश एकता में विभिन्नता, इंडिया, भारत। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी कि एनसीईआरटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। आप दुनिया के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो यू शुड गो विद द एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके एसएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब इस लेसन के अंदर बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या विस्तार है, तो ये सब चीज़ें जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, आपको पता है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, और इसमें प्रायद्वीपीय तट है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्रायद्वीप, पेंसुला बोलते हैं इंग्लिश में। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे कि इंडिया है, आपको पता है इंडिया कुछ, अब मैं बहुत खूबसूरत मैप तो ड्रा नहीं करती, बट आई एम जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपको पता है भाई अपना खूबसूरत इंडिया है, जो भी है मुझे बनाना नहीं आता है, बट लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो है, इसको हंसना मत देख के, ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो दक्षिण भारत वाला है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। तो जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, मतलब ये चीज़ और चारों तरफ पानी है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। लेकिन जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है ना, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर है, और सारी जगह पानी पानी है, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जो दक्षिण ये वाला एरिया दक्षिण भारत वाला, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। गॉट इट? तो एक तरफ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। अब भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 32.8 एग्जैक्ट डाटा है, 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 जो भारत का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी में इसका विस्तार 3200 है। और अब ये 3200 नहीं है भैया, एनसीईआरटी में डाटा पता नहीं अपडेट क्यों नहीं करते, 3214 है प्रेजेंटली। तो आपको ऑप्शन में 3214 आए तो आप 3214 ही टिक करेंगे, 3200 नहीं। समझाती हूँ क्या है ये। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका मैदान 2900 है। 2900 भी नहीं है, अभी 2933 हो चुका है। तो ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए, ये है ये चीज़। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये भारत है अपना, ठीक है, ये भारत है, सुंदर सा निशा मैडम द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पर आपको पता है एक लॉन्गिट्यूड होती है, एक लैटिट्यूड रेखाएं होती है। छोड़ो इस चीज़ को, बाद में डिस्कस करेंगे। भारत की ये से लेके ये वाली लंबाई है जो, ठीक है, ये उत्तर है ना, आपको पता है ये क्या है, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण, तो इसको बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214। तो उत्तर में भी देखो, उत्तर भी ऐसे ही लिखते हैं ना, उत्तर ऐसे ही लिखते हैं ना, नॉर्थ, तो ये 3 भी ऐसे ही है, तो बस याद हो जाएगा। 3200 है एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे 3214 ऑप्शन आए तो आपको 3214 करना, 3200 नहीं करना। अब ये जो लंबाई है इधर वाली, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है लास्ट पॉइंट और इधर गुजरात कच्छ है। इधर की लंबाई जो है 2933 है। तो सीधा सीधा ऊ से उत्तर, ऊ से ये 3 जैसा ये याद करें ना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में आप देखो 2900 और 3200 लिखी हुई है, बट एग्जैक्टली इनका डाटा 3214 और 2933 है। तो समझ के ये लंबाई इंडिया की तो पूछ लेंगे कि इंडिया की कश्मीर से कन्याकुमारी क्या लंबाई है और ये अरुणाचल प्रदेश से कच्छ में क्या लंबाई है, तो ध्यान रखना। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पहाड़ी है, आपको पता है भाई सब कुछ है। मतलब मैदान है, मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट जहाँ पर बारिश कम होती है, और जैसे कि अपना राजस्थान है, रेगिस्तान, थार मरुस्थल। फिर उत्तरी मैदान है, फिर पठारी मैदान है, तटीय भाग हैं, स्थल रूप से है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा, संस्कृति, सब कुछ अलग अलग है इंडिया में। इतनी सारी होने के बाद भी आपको पता है इंडिया में एकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं। तो एकता में विभिन्नता बोलते हैं ना इंडिया के देश के लिए, विभिन्नताओं में एकता, सॉरी। यही कारण है कि हम राष्ट्र बंधे हुए हैं। और भाई 120 करोड़, लेकिन आपको पता अब 120 नहीं रहा, अब 130 करोड़। मोदी जी बोलते हैं ना 130 करोड़ देशवासियों को मेरा मतलब नमस्कार। मित्रों, भाई और बहनों, तो 130 करोड़ हो चुके हैं। और मुझे अचरज नहीं होगा ये बताते हुए, शायद नेक्स्ट सेंसस में ऐसा ना हो हम चीन से आगे निकल जाएं। इंडिया में जिस कदर सेंसस बढ़ रही है वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत बहुत बड़ा बाधा है। सेंसस बहुत ज़्यादा बढ़ती है भारत में जनसंख्या। अभी एशिया में दूसरे नंबर पे हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारा कोरोना वायरस वाला देश चीन है भाई, और दूसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक है, जनसंख्या के अंदर। तो फर्स्ट पेज पे बेसिकली आपको क्या दिखाया गया है, इंडिया का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इंडिया एक प्रायद्वीप है, पेंसुला है, दक्षिण का प्रायद्वीप है, उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है। दिस इज़ द वे कि फर्स्ट लेसन में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। अब दिस वन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, सो मच इम्पॉर्टेंट। स्थिति मतलब इंडिया की सिचुएशंस क्या है, इंडिया किस तरीके से सिचुएटेड है। अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है पूरी अर्थ, ठीक है। और लास्ट क्लास यदि हम पहली क्लास से लगातार देख रहे हैं तो आई थिंक आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं, एक से जुड़ा होता है। ये है इसके बीचों बीच लाइन जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री। अब इंडिया आपको पता है कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, वर्ल्ड के मैप में इंडिया यहाँ पे है। अब देखो वर्ल्ड के मैप में इंडिया यहाँ पर है, तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इंडिया कहाँ स्थित है, कैसा देश है। तो इंडिया विश्व में कैसा देश है, उत्तर पूर्वी, क्योंकि आपको पता है ना सब डायरेक्शंस होती हैं। तो इंडिया विश्व में उत्तर पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में है ना, क्लियर हुई ये बात। अब ध्यान से देखना, उत्तर पूर्वी देशांतर में है तो हमें ये देखना है कि कितने लॉन्गिट्यूड पे ये है, ठीक है, और कितने लैटिट्यूड पे है, मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब अक्षांश में कितना फैला हुआ है और देशांतर रेखाओं में कितना फैला हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। इंडिया का जो नीचे दक्षिण भारत में है, दक्षिण में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 है। 8 डिग्री 4 कैसे, देखो जैसे मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, फिर थोड़ा इधर चला, तो ऐसे 8 डिग्री जब आता है ना तो इंडिया का लोकेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ है ना, तो ये 0 से चले थोड़ा, मतलब यहाँ से मापेंगे ना हम तो, क्योंकि इंडिया यहाँ, फिर थोड़ा यहाँ चले, यहाँ चलते ही 8 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण में इसका 8 डिग्री है और जो उत्तर में विस्तार है ये 37 डिग्री है, ठीक है। उत्तर में विस्तार है कितना है, 37 डिग्री। जो उत्तर में विस्तार है कितना है, 2 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो मुख्य भूमि है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर है। ध्यान से समझो इस चीज़ को जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, सॉरी। हाँ देखो ये है जैसे इंडिया। अब आपको पता है इंडिया तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अपने माइंड में यही याद रखना है कि इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसके अक्षांश और देशांतर जो भी हम मापेंगे वो उत्तर पूर्वी होंगी, मतलब उसमें पश्चिम और दक्षिण का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया उत्तर पूर्वी में है तो हमें उत्तर पूर्व का ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना है। अब देखो ये और ये जो इसका है तो दोनों अक्षांशीय विस्तारी, लेकिन उत्तर में कितना है 8 डिग्री 4 और यहाँ कितना है, मतलब भारत का तो ये दक्षिण है लेकिन विश्व का तो ये भी उत्तर है ना, क्योंकि विश्व में तो उत्तर पूर्वी महाद्वीप में है। तो उत्तर पूर्वी विस्तार इसका कितना है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, ऐसे यहाँ पर 8 डिग्री 4 है, यहाँ पर 37 डिग्री है, ठीक है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है 68 डिग्री, पूर्व से लेके 97 डिग्री। देखो ध्यान से, यहाँ से समझना, ये 37 डिग्री है इसका विस्तार, जैसे कि दिस वन, ठीक है, पूरा उत्तर पूर्वी है, ठीक है। तो ये जो इतना है हिस्सा, ये क्या है, तो यहाँ पर जो रेखा है वो है 37 डिग्री और यहाँ पर जो रेखा है वो है 8 डिग्री, ठीक है। अब इधर जो इंडिया ख़त्म हो रहा है, यहाँ जो है वो 97 डिग्री 25 पूर्वी ही बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर, और यहाँ भी तो पूर्व है ना वर्ल्ड में तो, और ये क्या है 68 डिग्री 7। तो क्वेश्चन आए इंडिया का पूर्वी देशांतर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक। मतलब भारत का
उत्तर डिग्री विस्तार पूछे तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, होप सो। अब देखिए, अब जिस देश का विस्तार पूर्व में पश्चिम की ओर अधिक होता है, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में, मतलब ये जो टाइम है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इवन इंडिया के भी टाइम में जब पूर्व में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है। तो जिस देश का पूर्वी विस्तार ज़्यादा होगा वहाँ टाइम आगे चलेगा। जैसे इंडिया का 5.5 घंटे आगे चलता है। इवन इंडिया के ही टाइम जोन में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। पूर्व में कहते हैं ना सूर्य पहले निकलता है, यहाँ 2 घंटे पहले दिन शुरू होता है और यहाँ की बजाय। अब इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जो है कर्क रेखा, ठीक है। इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। देखो मैं इस मैप में समझा देती हूँ आपको। ये इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच, क्योंकि वर्ल्ड तो यूँ हो गया ना, और यूँ यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है, ये मकर रेखा है, और ये जो बीचों बीच है, इंडिया के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच तो 0 डिग्री इक्वेटर है। इंडिया के बीचों बीच कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक है। अब कर्क रेखा में ये भी क्वेश्चन याद करना, कर्क रेखा पे है ना 8 राज्य आते हैं इंडिया के। दिस क्वेश्चन इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आता है? कर्क रेखा पर गुजरने वाले राज्यों के बारे में बताएं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा पर 8 राज्य गुजरते हैं। कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य। कौन कौन से? बिल्कुल बीचों बीच है, तो सीधी सी कॉमन सेंस है, मैप पे आ जाओ जो बीचों बीच है। मैं ट्रिक भी बताऊंगी वैसे तो, पर पहले बिना ट्रिक देखते हैं। गुजरात, ठीक है, फिर दूसरा हो गया राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, ठीक है, पांचवा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। देखो एक छोटी सी ट्रिक से मैं समझाती हूँ, एक ट्रिक लिख लो। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी। ये भारत के 8 राज्यों को छूती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाता है, कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप इस लाइन को याद करो, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। एम से हो गया मिज़ोरम, एम से हो गया मिज़ोरम, दिस वन। टी से हो गया त्रिपुरा, दिस वन। पी से हो गया पश्चिम बंगाल, दिस वन। आर से हो गया राजस्थान, ठीक है, आर से हो गया राजस्थान। एम से हो गया मध्य प्रदेश, पी से हो गया पश्चिमी बंगाल, 6 से हो गया छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो गया झारखंड। 8 बन गए, आप गिन सकते हो। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, गमछा में गया है ना, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। ज़्यादा ट्रिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है समझो ऐसे कि एग्जाम में कभी ना भूलो। ट्रिक्स को भी याद करना पड़े तो क्या फ़ायदा। यहाँ तो बिल्कुल सीधा, देखो इंडिया के बीचों बीच, आपको अपना मैप तो पता ही होगा, बस बीचों बीच शुरू हो जाओ। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर ये अपना झारखंड आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, यहाँ पर त्रिपुरा आ गया और यहाँ पर आपका ये मिज़ोरम आ गया। बस सीधा सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य याद रखना, एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ये देख लो प्रायद्वीपीय भारत, आपको दिख रहा होगा ये प्रायद्वीप, क्योंकि ये देखो इधर पानी ब्लू जो होता है वो पानी होता है, इधर बंगाल खाड़ी है, ठीक है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर अपना अरब सागर है, तो ये हिंद महासागर है यहाँ नीचे। तो देखो ये पानी है ना, तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ भारत के पड़ोसी राज्यों के ऊपर। भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं भाई। भारत के 7 जो है स्थलीय राज्य के साथ अपनी सीमा मिलती है। भारत की सीमा मिलती है 7 स्थलीय राज्य, मतलब लैंड एरिया से टच करते 7 हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश समझ रहे होंगे ना, नेबरिंग कंट्री। और 2 जो हैं जलीय हैं, मतलब 2 तो ऐसे देश हैं जिनकी जल सीमा इंडिया से टच करती है, 7 ऐसे देश हैं जिनकी स्थल सीमा मतलब लैंड एरिया जो है इंडिया से टच करता है। तो कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। पहले स्थल सेना के देख लेते हैं हम, इस मैप में देखते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। अफ़गानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा रेखा इंडिया के साथ 106 किलोमीटर के आसपास, अफ़गानिस्तान। फिर पाकिस्तान है,
ये अपना जो इंडिया का इधर नेबरिंग कंट्री है, इधर पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में। फिर आपको नेपाल है पड़ोसी देश, भूटान है पड़ोसी देश, बांग्लादेश है, म्यांमार है और चीन है। अगेन आई रिपीट, भारत के नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सेम सेम सी प्रोनाउंसिएशन है। चीन सबको पता, आजकल नाक में दम कर रखा कोरोना वायरस ने। फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो लैंड एरिया मतलब स्थल वाली भूमि को टच करते ही 7 पड़ोसी देश हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक आई थिंक बचपन से याद करते आ रहे हो आप, और मतलब तब से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। बचपन में भूल, ठीक है, बचपन में भूल। तो बी से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार और इससे भूटान, ठीक है। एल से लंका, ये वाटर वाला है लेकिन, ठीक है। तो बचपन में भूल, एल तो श्रीलंका वाटर वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये लाइन आपको हेल्प करेगी। बचपन में भूल, सारे लेटर ले लो, इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं, ठीक है। बचपन में MBA भी बोल देते हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं इसकी। और जो जल वाली है वो भाई श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव ये जल की सीमा को छूते हुए क्या है, देश है अपने। तो नेबरिंग कंट्री आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 समथिंग किलोमीटर, और सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। अफ़गानिस्तान और भारत को डूरंड रेखा अलग करती है, डूरंड, इनके बीच एक जैसे रेखा होती है ना, तो डूरंड रेखा अलग करती है। और चीन और इसको मैकमोहन रेखा अलग करती है, भारत और चीन को, ठीक है। तो इसके अंदर ये दिया हुआ है सेकंड जो है पॉइंट पर। फिर है इंडिया के राज्यों के बारे में बता रखा है, राजनीतिक विभाजन। एक सेकेंड, अब प्रशासनिक विभाग, इंडिया में 29 स्टेट और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, अब नहीं है। ये देखो पता नहीं अपडेट क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। खैर नई बुक छपेगी तो अपडेट हो जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यूनियन टेरिटरी तो 9 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देख लो, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो हमारे पड़ोसी हैं, अभी मैंने बताया। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखो एक मिनट, ये यहाँ देखो, ये है ना श्रीलंका, ये श्रीलंका है ना, तो ये जो बीच में है ये पाक जल संधि है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक, दिखने में लग रहा होगा पाकिस्तान से अलग करती है, पर ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। अब देखिए भाई, तो इंडिया में स्टेट कितने हैं? 29। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। अब आपको पता है 29 बोल दिया मैंने, क्यों? क्योंकि 29 थे, फिलहाल 28 है। और आखिरी जो स्टेट बना था वो तेलंगाना बना था, सबको पता है। 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना था, और वो कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन अब ये 29वां नहीं रहा, ये 28वां बन गया। कैसे बन गया सबको पता है। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019, डेट याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था, आपको पता है। तो इसको वो धारा 370 जो थी उसको ख़त्म करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ऐसे 29 जो राज्य थे वो हो गए 28, ठीक है। राज्य हो गए 29 थे जो 28 हो गए। यूनियन टेरिटरी 7 थी, तो 2 जुड़ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कितनी हो गई भाई? 9 हो गई। तो 31 अक्टूबर 2009 को 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर 9 दिसंबर को क्या होता है? जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप हैं, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 9 दिसंबर 2019 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया। तो इट मीन्स यूनियन टेरिटरी कितनी होगी? 8। तो प्रेजेंट में 28 में भी पीछे 8 है और ये भी 8 है बस। तो प्रेजेंटली आपसे पूछे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हिंदी के परीक्षा में गलती से मैंने 29 राज्य बोल दिया था, वो जुबान पे सेटिंग सी हो जाती है ना, 29 स्टेट्स इन इंडिया, वो आदत सी होगी, बट 28 है, ध्यान रखना, आपको पता है। तो अंतिम जो स्टेट बना है वो तेलंगाना बना था, हैदराबाद से अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो आंध्र प्रदेश का ही ये भाग था। 2 जून 2014 को लास्ट बना था, और अब कोई नया राज्य बनने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन था। ये नदियाँ वदियाँ अलग से करेंगे हम। अब इसके आ जाते हैं भौतिक विभाजन के अंदर, फिजिकल डिविजन्स के ऊपर। ठीक है, भौतिक विभाजन क्या होता है यहाँ पर, ये कुछ अब आ जाते हैं इसके फिजिकल डिवीज़न के ऊपर। फिजिकल डिवीज़न क्या है, मतलब इंडिया में जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीज़न क्या है। तो फिजिकल डिवीज़न में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो आपको पता है हिमालय है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय संतरी का काम करता है, मतलब पहरेदार का काम करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में श्रृंखला है वृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं, हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। फिर है मध्य हिमालय, ठीक है, जिसको मिडल हिमालयास कहते हैं। और कुछ लोकप्रिय पहाड़ी हैं, मतलब हिमाचल वगैरह, ये टूरिस्ट प्लेस है। और फिर दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। देखो हिमालय है, 3 रेंज है हिमालय की। ग्रेटर हिमालय जिसमें ऊंची ऊंची चोटी हैं जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह। फिर है मिडल हिमालय जिसमें ये अपना हिमाचल वगैरह घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस हैं। और फिर अपना नीचे वाला जो लोएस्ट हिमालय होता है उसको शिवालिक बोलते हैं, लोएस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो हिमालय के 3 भाग याद रखना है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। क्लियर। अब हरियाणा के हिमालय के उत्तर में उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट होते हैं। ये मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ डेल्टा लाती हैं, मीन्स हिमालय के उत्तर में मैदान है भाई काफ़ी बड़े बड़े, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं अपने साथ डेल्टा वगैरह बहा के लाती हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पर निक्षेपण से बड़े बड़े उपजाऊ मैदान, आपको पता ना नदियाँ इतनी सारी चीज़ें बहा के लाती हैं, तो उपजाऊ मैदान है यहाँ पर। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले हमेशा किया करो, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, विश्व में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बन रहा है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अपने साथ बहा के लाती हैं उसे सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो त्रिभुजकार आकार में है, जो नदी के मुहाने से बनता है। नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो वो नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है, मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं वह जगह। जैसे नदियाँ देखो पहाड़ों से ऐसे ऐसे आ रही है, समुद्र में ऐसे गिरना होता है, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़े डेल्टे बना देती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर भारत के पश्चिम भाग में भाई मतलब उत्तरी भारत में तो डेल्टाज हो गए और पश्चिम भाग में मरुस्थल हो गए। आपको पता है राजस्थान की साइड मरुस्थल्स हैं, ठीक है ना, शुष्क है, रेतीला होता है, यहाँ वनस्पतियों की बहुत कम मात्रा होती है। आपको पता इधर बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होगी तो भाई वनस्पतियों की मात्रा कहाँ से होगी, तो बहुत कम वनस्पति होती है। कहाँ पर, राजस्थान वगैरह में। तो राजस्थान जो साइड है काफ़ी कम वनस्पतियाँ होती हैं क्योंकि डेजर्ट है, सूखा है, सीधी सी बात है। और जो उत्तरी मैदानों में जो दक्षिण में है, मैंने अभी भी बताया, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं क्योंकि वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है सॉरी प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो कौन सी है भाई, ट्रायंगल है, वो त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और प्रायद्वीपीय भारत में विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां इनसे निकलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में तटीय मैदान हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय जो मैदान हैं वो चौड़े हैं। ठीक है, तो ये अलग से तरीके से पश्चिम पूर्व मैदानों की बता रखी है ना कि मतलब इधर वाले मैदान तो संकरे हैं, इधर वाले मैदान चौड़े हैं। और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा मीन्स यही पॉइंट सारा बता रखा है, इसके अंदर कुछ यूनिक नहीं बता रखा, वही डेल्टाज बनाती हैं नदियाँ। ठीक है, प्रवाल छोटे समुद्री, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, याद कर लेना। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन बॉक्स वाले जरूर पूछ जाते हैं, सीटेट में खासकर। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें फॉलिप कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए प्रवाल क्या है, जंतुओं के छोटे छोटे कंकाल होते हैं, फॉलिप मरते हैं तो कंकाल बच जाता है। फॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो जाते हैं, प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो जहाँ छोटे छोटे कंकाल मर मर के इकट्ठे होते रहते हैं तो प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लास्ट में क्या है, लास्ट में इसने यही बता रखा है कि भौतिक विभाजन में कि उत्तर में तो हिमालयाज हैं, फिर पश्चिम में रेगिस्तान है, दक्षिण भारत में प्रायद्वीप है और नदियाँ बहती है। नदियों को मैंने ज़्यादा डिटेल क्यों नहीं बताया क्योंकि इनके ऊपर स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, भारत की नदियाँ।
भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। द्वीप समूह मतलब जो चारों ओर से वाटर से घिरे हुए हैं। तो लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है, और केवल तट पर कुछ प्रवाल द्वीप और अंडमान निकोबार। भाई आपको पता भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 2 द्वीप समूह हैं क्योंकि ये समुद्र के मतलब बीचों बीच हैं, चारों तरफ इनके पानी ही पानी है। और इस टाइप से भाई यहाँ सुनामी वगैरह आती रहती है। सिंपल सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के चला गया कि भाई सुनामी आते हैं, भूकंप आती है, तो ये क्या होते हैं। सो गाइज ये था एनसीईआरटी का लेसन नंबर 7। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने इंडिया का डिस्क्रिप्शन, इसकी स्थितियाँ और इसके भौतिक और क्या क्या है इंडिया में, इन चीज़ों को पढ़ा है। थोड़ा सा मैंने नदियों को यहाँ स्किप किया, बहुत डिटेल से नहीं बताया क्योंकि नदियों के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है मुझे पता ही नहीं चलता, बिकॉज लैक ऑफ कमेंट। आपको पता है कमेंट ही तो रीइंफोर्स करते हैं। भाई 6th क्लास खत्म होने वाली है, तो आप एटलीस्ट कमेंट करके बताएं तो सही कि आपको कैसी लगी। लास्ट चैप्टर बचा है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। योर लाइकिंग इज़ योर चॉइस। अच्छी लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। भाई चैनल पे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल का छोटा सा हिस्सा बनिए, मुझे भी खुशी होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।